हेलो स्टूडेंट्स। आज हम द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम के बारे में पढ़ेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद क्या परिणाम जो है वो विश्व के सामने आए या क्या प्रभाव जो था पूरे विश्व को झेलना पड़ा या क्या प्रभाव पड़े। तो हमने प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों को हमने इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ किस प्रकार से युद्ध का घटनाक्रम हुआ वो उसके बारे में बताया गया। आज हम करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो लगभग 6 साल तक ये युद्ध जो है वो चला था और इस युद्ध के अंदर विश्व के 70 देश ने जो था इसमें भाग लिया था और ये युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और सितंबर 1945 तक ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो था बहुत सारा आप कह सकते हैं कि जन और धन का एक काफी नुकसान हुआ था। और इस युद्ध के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई थी और ये जो था नया जो युग जो कि आप कह सकते हैं कि शुरुआत हुई उस युग के अंदर जो है ऐसा कोई विनाशकारी युद्ध जो है वो ना हो उसके लिए भी कोशिशें की गई। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े हमारे समाज पर, हमारी संस्कृति पर या पूरे विश्व की हम बात करते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़े। और इसके साथ साथ जो था इसमें आगे क्या व्यवस्थाएं जो थी वो निकल कर आई थी उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो कारणों परिणामों की अगर बात करें, प्रभावों की अगर बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव जो था वो जन धन का नुकसान जो था वो बहुत ज्यादा इसको प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उठाना पड़ा था। तो पहला कारण आपका आता है जन धन की अत्यधिक हानि। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो मानव जाति के लिए बहुत ही विनाशकारी जो है वो साबित हुआ था। इस युद्ध में जान और माल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। सही सही आकलन करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी अगर इसके नुकसानों की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो रूस को उठाना पड़ा था। रशिया को सबसे ज्यादा नुकसान जो था इसमें उठाना पड़ा था। रूस के 1,28,00,000 जो था वो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। इसके साथ साथ 70 लाख लोग जो थे इस युद्ध में रूस के मारे गए थे। इसके साथ साथ दूसरी शक्तिशाली जो था ब्रिटेन ब्रिटेन के 5 लाख लोग जो थे वो इस युद्ध में मौत का शिकार हुए थे और इसके साथ करोड़ों डॉलर की संपत्ति का नुकसान जो है वो इंग्लैंड को उठाना पड़ा था। और यहाँ तक कि अगर हम बात करें कि इंग्लैंड के अंदर उसकी औद्योगिक जो व्यवस्था थी उसमें 41% की गिरावट जो है वो देखी गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और इस सब से उभरने के लिए जो था उसको बहुत लंबा समय लगा था। इसके साथ अगर अमेरिका की बात करें इसके बाद उभरने के लिए काफी टाइम लगा था और 1946 ईस्वी में अमेरिका से इसको कर्ज लेना पड़ा था। 3 अरब 75 करोड़ डॉलर जो था वो कर्जा इंग्लैंड को अमेरिका से लेना पड़ा था और कर्ज की दर जो थी 2% थी। 2% ब्याज दर पर इसको 3 अरब 75 करोड़ का कर्जा जो था वो 1946 ईस्वी में अमेरिका से लेना पड़ा था ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठा सके। और ये जो था 50 वर्ष में इस ब्याज को उसको चुकाना था। फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस से जो था 3 अरब 75 करोड़ डॉलर जो था फ्रांस में 3,80,000 लोग जो थे वो मौत के इसमें युद्ध में मारे गए थे और कृषि के उत्पादन में 80% जो है वो गिरावट आई थी। जर्मनी को अपने 30 लाख नागरिक जो थे उनको उठाना पड़ा, यानी कि 30 से 40 लाख 40 कहीं कहीं 30 दे रखा है, कहीं कहीं 40 दे रखा है। तो इतने संख्या में जो थे वो नागरिक इस युद्ध में मारे गए थे और आर्थिक नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा उसको उठाना पड़ा था जर्मनी को।
जापान की अगर बात करें तो जापान जो है इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्ण तरह से आप कह सकते हैं कि नष्ट हो गया था, क्योंकि इस द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की तरफ से जो था इस पर जापान के जो दो प्रमुख शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी जो थे, वहां पर परमाणु बम गिराए गए थे, और जिससे जापान जो था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। ये दोनों जो है वो आर्थिक यानी कि जापान के औद्योगिक नगर थे, बड़े औद्योगिक नगर थे, इन नगरों पर जो था परमाणु बम गिराया गया था, जिससे कि जापान की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो गई थी। इसी के साथ अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को कोई ज्यादा हानि, आप कह सकते हैं कि कोई हानि उठानी ही नहीं पड़ी थी, ज्यादा क्या कोई हानि उठानी नहीं पड़ी थी, बल्कि इस युद्ध के बाद जो है अमेरिका आर्थिक रूप से महाशक्ति के रूप में विश्व में उभरा था। इससे पहले महाशक्ति कौन थी? इंग्लैंड थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये महाशक्ति कौन बन गया? अमेरिका बन गया। दो शक्तियां बनी थी, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और एक संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें आपका रशिया आ जाता है। तो दो प्रमुख शक्तियां इसमें बनी थी, और ये दोनों शक्तियां जो है उसने सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। तो इन्होंने जो था इंग्लैंड का जो प्रभुत्व था उसको खत्म कर दिया था। तो ये भी एक पॉइंट बन जाता है कि यूरोपियन प्रभुत्व का अंत होना, कि इससे पहले जो था इंग्लैंड महाशक्ति के रूप में जो था काफी लंबे समय से अपना स्थान बनाए हुए था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये स्थान जो है वो दो देशों के पास चला गया। कौन कौन सा? एक तो आपका आ जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा आता है सोवियत रूस। ये दो महाशक्तियां जो है इस युद्ध के बाद उभर कर आई थी। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि शीत युद्ध का प्रारंभ। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म हो गया, और दो नई शक्तियां जो हैं उनका प्रभाव जो है वो बन गया, यानी कि गुट जो है अब भी दो बने हुए हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, दो गुट है। ठीक है, इन से के साथ जो जुड़े हुए देश थे, ठीक है, उन देशों के अंदर जो है वो गुटिया व्यवस्था जो थी वो बढ़ना शुरू हो गई, और ये देश जो है वो प्रत्यक्ष रूप से चाहे ना लड़ रहे हों, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनके अंदर युद्ध जो है वो जारी था, जो कि शीत युद्ध कहलाता है। और इस में जो था संघर्ष जो था दोनों देशों के मध्य, इनके उपनिवेशों के या इनके जो मित्र राष्ट्र थे उनके लिए जो था वो लगातार इनमें आप कह सकते हैं कि इसमें इनके संघर्ष जो था वो चल रहा था। क्यों? क्योंकि इन दोनों देशों की जो विचारधारा थी वो बिल्कुल अलग अलग थी। रूस जो है, सोवियत रूस जो है वो साम्यवादी विचारधारा को लेकर चल रहा था, और जबकि अमेरिका जो है पूंजीवादी विचारधारा को लेकर चल रहा था। दोनों की विचारधाराएं अलग थी, तो दोनों में टकराव जो था वो लाजमी था, और ये टकराव जो था वो प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष था। इनके अंदर जो है विरोध की भावना जो थी, मतभेद और तनाव जो थे वो लगातार बढ़ता जा रहा था। इसके साथ साथ एक पॉइंट और आप दे सकते हैं कि क्या परिणाम निकले या क्या प्रभाव पड़े द्वितीय विश्व युद्ध का। तो एक ये दूसरा एक पॉइंट आप ये दे सकते हैं कि राष्ट्रीय भावना का कमजोर होना। हमने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले पढ़ा कि अति उग्र राष्ट्रीयवादी विचारधारा जो थी वो पनपना शुरू हो गई थी, लेकिन अब जो है ये राष्ट्रीय भावना जो है वो कमजोर पड़ना शुरू हो गई। वैज्ञानिक उन्नति के कारण भाषा, धर्म, नस्ल और संस्कृति में जो भेद थे, इनका महत्व जो है वो कम हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय भावना के कमजोर होने का कारण राष्ट्र बड़े संगठनों में संगठित होने लगा था, और ये दो बड़े संगठन कौन से थे? साम्यवादी विचारधारा वाले और पूंजीवादी विचारधारा वाले। ठीक है, दोनों अलग अलग विचारधाराओं के हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ दोनों के साथ जो जुड़े हुए देश थे वो इन्हीं से प्रभावित थे। तो आप कह सकते हैं कि पश्चिमी राज्य जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था को देख रहे थे, और दूसरी तरफ जो इसके सोवियत रूस के जो थे वो साम्यवादी विचारधारा को मानने लगे थे। तो राष्ट्रीयता की भावना जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही थी। उसके साथ एक आप एक पॉइंट और दे सकते हैं कि अमेरिका का विश्व शक्ति के रूप में उदय होना।
इससे पहले जो था क्या था, आपको क्या बताया था मैंने कि इंग्लैंड जो है वो बहुत ही शक्तिशाली था, ठीक है, सबसे विश्व शक्ति के रूप में जो था वो इंग्लैंड था। लेकिन अब जो है अमेरिका का विश्व शक्ति के रूप में उदय होना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि जो था आर्थिक रूप से अगर हम बात करें, पूंजीवादी व्यवस्था जो थी वो इसके पश्चिमी राज्यों का जो नेतृत्व अमेरिका कर रहा था उसने अपनाई थी, और सारी की सारी जितने भी राष्ट्र थे उनकी आर्थिक व्यवस्था को देखने का जिम्मा जो था वो अमेरिका को दिया गया था। और अमेरिका जो था के सामने अब इंग्लैंड की स्थिति जो है वो कमजोर होनी शुरू हो गई थी, यानी कि कमजोर हो गई थी। और इसमें आप कह सकते हैं कि यूरोप में शक्ति संतुलन स्थापित करने का अवसर जो है अब अमेरिका और रूस के हाथों में चला गया था। पश्चिमी यूरोप अमेरिका के नेतृत्व में संगठित होने लगा और अमेरिका पूंजीवादी देशों को संभालने का उत्तरदायी हो गया, क्योंकि पैसा जो है वो बहुत मायने रखता है। आर्थिक रूप से अगर कोई देश शक्तिशाली है तो आप उससे अपने आर्थिक विकास के लिए आप ऋण ले सकते हैं, आप उस अन्य व्यवस्थाओं के लिए आप उससे पैसा ऋण ले सकते हैं, आपकी मदद कर सकता है कोई भी देश जो कि आर्थिक रूप से मजबूत है, ठीक है। तो अब आर्थिक जो पूंजीवादी देशों की जो समस्या थी वो समस्या जो था उसको अमेरिका के द्वारा सुलझाने संभालने का दायित्व जो है वो अमेरिका को प्राप्त हो गया। और इस प्रकार विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। उसके बाद गुट निरपेक्ष का निरपेक्षता जो है वो भी एक बहुत बड़ा इसका प्रभाव था द्वितीय विश्व युद्ध का, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है गुट निरपेक्ष जो निरपेक्षता जो थी वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश जो हैं यहाँ पर स्वतंत्र हो गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और बहुत से देश जो है वो संघर्ष भी कर रहे थे। जब ये 1945 ईस्वी में, सितंबर 1945 ईस्वी तक ये द्वितीय विश्व युद्ध चला था, और उसके बाद जो है दो शक्तियां प्रभाव में आई थी, कौन सी? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, ठीक है। इन दोनों देशों पूरा विश्व जो है दो धड़ों में बट गया था, दो गुटों में बट गया था। लेकिन अब एशिया और अफ्रीका के जो देश थे जो स्वतंत्र हो गए थे, छोटे देश थे, और इसके साथ साथ जो स्वतंत्र होने की कागार पर थे, संघर्ष वहां चल रहा था। तो ऐसे देशों ने निर्णय लिया कि हम किसी भी गुट के साथ सम्मिलित नहीं होंगे। तो ऐसा फैसला जो था वो रखा गया, और इन देशों ने जो गुट निरपेक्ष उसमें विचारधारा को मानने वाले थे या गुट निरपेक्षता को मानने वाले थे, ऐसे देशों को तीसरी दुनिया का देश कहा गया। ये तीसरी दुनिया का देश जो है उन देशों का नेतृत्व जो है वो भारत कर रहा था, ठीक है। भारत इसका नेतृत्व कर रहा था। भारत ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद आजाद हुए एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों को एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने का आह्वान किया तथा इन्हें गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया। ऐसे देश जो कि किसी भी गुट के साथ सम्मिलित नहीं होना चाहते, ठीक है। शुरू में जो था इस के देशों की संख्या कम थी, 50 थी, लेकिन बाद में अगर देखें तो इसकी संख्या जो है 100 तक पहुंच गई थी। और आज के परिवेश की हम बात करते हैं तो लगभग दुनिया के सभी देश जो हैं जो वो गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित हो गए हैं, और ये जो है जो था उन्होंने उसमें जुड़ना शुरू कर दिया था, और गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है इसका नेतृत्व भारत के द्वारा किया गया था। और इसमें भारत ने ये भी कहा था कि भारत ऐसे देशों की मदद करेगा जो कि गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करते। गुट निरपेक्षता की नीति में एक छोटी सी बात समझने के लिए है कि गुट निरपेक्ष क्या है। गुट निरपेक्ष में ये कहा गया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम स्वतंत्र रूप से अपना इतिहास को लिखेंगे, ठीक है। हम अपने जो विदेश नीति स्वतंत्र होने के बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया था, उसके बाद जो विदेश नीति बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा जो विदेश नीति बनाई गई उसमें गुट निरपेक्ष नीति को सबसे आगे रखा गया था, और ये कहा गया था कि भारत उन देशों की मदद करेगा जो कि गुट निरपेक्षता नीति के सिद्धांतों को मानते हैं। और ये सिद्धांत क्या थे कि विश्व शांति बनाए रखना,
ठीक है, विश्व शांति में सक्रिय सहयोग देना, आर्थिक रूप से सभी देशों के साथ मित्रता के संबंध रखना, किसी भी देश के साथ शत्रुता के आपको संबंध नहीं रखने हैं। तो ये तो था गुटनिरपेक्षता की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 21वीं दुनिया के देश आए और उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की, जो कि किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं हुए। उसके बाद नए स्वतंत्र राज्यों का उदय, नए स्वतंत्र राज्यों का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जैसे कि भारत जो है वो भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है स्वतंत्र हुआ था। इसके साथ साथ जो है ब्रह्मा है, मलाया है, लंका, मिस्र, ऐसे बहुत से देश जो थे जहाँ पर संघर्ष चल रहा था, ठीक है, इन देशों में। और इसमें जो था इसमें जावा, सुमात्रा और बोर्निया आदि देशों पर हॉलैंड का आधिपत्य से इनका जो था मुक्त हो गए थे, ठीक है। और इन का जो है आप कह सकते हैं कि जो ये स्वतंत्र जो राष्ट्र थे, नए जो राष्ट्र हुए थे, इन सभी नए राष्ट्रों ने लगभग सभी के तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर लोगों ने गुटनिरपेक्षता का साथ दिया था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। उसके बाद आता है मानवतावादी दृष्टिकोण। द्वितीय विश्व युद्ध जो था इतना भयंकर था, इतना विनाशकारी था कि इसके पश्चात मानवता का उदय हुआ। राजनीतिक गतिविधियों का लक्ष्य मानव का कल्याण तथा उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना बन गया, यानी कि हर एक देश का ये कर्तव्य बन गया, या ये उसने अपना ध्येय बना लिया कि वो मानव कल्याण के लिए कार्य करेंगे, शांति व्यवस्था के लिए काम करेंगे। और आखिर में जो था ये इस जो विध्वंसक घटनाएं थी या इतना जो विनाश हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इसकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके, ऐसी विचारधारा जो थी वो जनता के मन में पैदा होनी शुरू हो गई थी। इतना विनाशकारी ये युद्ध था इस युद्ध के बाद। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी की गई थी, लेकिन वो असफल रही, तभी तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो अब प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वो इस संस्था को और ज्यादा अधिकार दिए गए, और इस संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अक्टूबर 1943 ईस्वी में मास्को सम्मेलन में इस अंतरराष्ट्रीय संगठन स्थापित करने का विचार जो था वो रखा गया था और उसे स्वीकार किया गया। उसके बाद जो है अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इसे अंतिम रूप दे दिया गया, यानी कि मॉस्को की जो में सम्मेलन हुआ था वहां पर इसका प्रारूप तैयार किया गया, इस का जो था विचार रखे गए, प्रारूप तैयार किया गया, और 1945 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में जो था इसको अंतिम रूप देकर इसे 24 अक्टूबर को इसे लागू कर दिया गया। और इसमें जब इसकी घोषणा की गई तो 50 देशों ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, और धीरे धीरे जो था इसकी संख्या जो है इनकी बढ़ने, राष्ट्रीय संघ के जो मेंबर बने उन देशों की संख्या जो है वो बढ़ना शुरू हो गई थी, यानी कि धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और अगर हम बात करें तो विश्व के अंदर जो है आज लगभग सभी देश जो हैं वो राष्ट्रीय संघ के सदस्य बने हुए हैं। और इस सदस्य संघ का क्या उद्देश्य था, सबसे क्योंकि जो संघ बनाया गया उसका तो कुछ उद्देश्य ही होगा ना, उसके कुछ कार्य दिए गए होंगे। उसका उद्देश्य क्या था, उस संस्था का काम क्या था कि अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना, सुरक्षा कायम करना, राष्ट्रीयों के समान अधिकारों तथा आत्म निर्णयों के सिद्धांत पर मित्र आधार पर राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना, ठीक है, मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना। ये जो कार्य थे ये सारे के सारे संयुक्त राष्ट्रीय संघ को सौंपे गए थे कि ये आपकी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को आपको पूर्ण रूप से निभाना है। और इसके जो सदस्य थे शुरू में तो 50 थे, लेकिन धीरे धीरे सभी देशों ने इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। और ये सभी के सभी देश जो हैं वो शपथ लेते थे कि जो भी इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे या जो कानून बनाए जाएंगे उनका हम पालन करेंगे। तो ये तो थे प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध के, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है क्या प्रभाव हमारे विश्व पर पड़े। तो कुछ आप पॉजिटिव इसमें कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में जो था संयुक्त राष्ट्र संघ जो था वो इतना
आप कह सकते हैं उसको सफलता मिली कि इन आज तक जो है जो द्वितीय विश्व युद्ध की पुनरावृत्ति नहीं हो पाई है। और इसके साथ साथ गुटनिरपेक्ष देश जो थे, जो छोटे देश थे, उनको स्वतंत्रता से अपना संविधान, अपना इतिहास रचने का और समान अधिकार जो थे, वो चाहे वो व्यापार में है, चाहे अन्य क्षेत्रों में है, वो सभी देशों को समानता और स्वतंत्रता के अधिकार जो हैं, वो इस राष्ट्रीय संस्था की तरफ से दिए गए थे। तो बहुत कुछ इस द्वितीय विश्व युद्ध के जो परिणाम थे, जो घातक परिणाम से थे, उनसे विश्व के देशों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। तो ये सभी परिणाम जो हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम थे। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्या प्रभाव थे या क्या परिणाम निकले। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।